ओके वेल स्टूडेंट्स, सबको क्लियर आवाज आ रही होगी। तो Yes, बच्चे, sir. आज का हमारा जो टॉपिक है, आ रही सबको क्लियर आवाज? Clear है, clear है. ओके ओके। तो बच्चे, आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो हमारा डायग्नोसिस टेस्ट एंड रेमेडियल टीचिंग। ठीक है, सभी बच्चों का कॉमन जो पेडागोजी का सब्जेक्ट है उसमें ये सभी में यूनिटों में लगभग क्वेश्चन है। तो आज हम बात करेंगे कि भी डायग्नोस्टिक टेस्ट और रेमेडियल टीचिंग क्या होता है। ठीक है, डायग्नोस्टिक टेस्ट का हम अगर हिंदी में समझें तो इसका मतलब होता है निदानात्मक परीक्षण, और इसका अर्थ होता है कि एक ऐसा परीक्षण या मूल्यांकन कार्यक्रम जिसे किसी प्रकार के निदान हेतु हम प्रयोग में लाते हैं, यानी कि किसी का कारण जानने के लिए या किसी समस्या का कारण जानने के लिए हम उसका क्या करते हैं, डायग्नोसिस टेस्ट करते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, जैसे कोई व्यक्ति जब शारीरिक या मानसिक रूप से अस्वस्थ होता है तब वह स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए डॉक्टर के पास जाता है। ठीक है, डॉक्टर के पास जाने पर डॉक्टर उसको सीधा मेडिसिन रिक्रूट नहीं करता। डॉक्टर क्या करता है, पहले उसके जो रोग के कारण है, यानी कि जो उसके अस्वस्थता के कारण है, वो जानने का प्रयास करता है। वो पेशेंट्स के लिए उसको उसके टेस्ट कर सकता है, जैसे उसका कोई बीपी वगैरह चेक करना या कोई शुगर वगैरह टेस्ट करना। इस प्रकार के टेस्ट डॉक्टर के द्वारा किए जाते हैं। वो क्यों 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 किए जाते हैं कि ताकि वो पेशेंट के जो उसके अस्वस्थता के कारण है उनको जान सके और उनके आधार पर उसका, जैसे मैं बोले ना, रेमेडियल टीचिंग, उसका उपचार बता सके कि क्या इसका उपचार हो सकता है। इन सब परीक्षणों के आधार पर डॉक्टर की या अस्वस्थता की असली वजह क्या है। इन्हीं परीक्षणों के आधार पर वह डॉक्टर उपचारात्मक उपाय आपको सुझाता है, यानी कि आपको उसके उपाय बताता है कि भाई जो आपकी अस्वस्थता है उसके ये कारण है। ठीक है, यहाँ पर डॉक्टर ने क्या किया, उसका डायग्नोसिस टेस्ट किया और उसका परीक्षण किया एक प्रकार से कि, और उसके रोगों के कारण जानने की कोशिश की। बिल्कुल ही ऐसी ही अवस्था शिक्षा प्रक्रिया में एक अध्यापक की होती है। अध्यापक भी क्या है, एक डॉक्टर की तरह जो शिक्षण के समय, जो शिक्षण अधिगम के समय जो समस्याएं आती हैं उनका सबसे पहले क्या करता है, वो डायग्नोसिस टेस्ट करता है, यानी कि उनके कारण जानने का प्रयास करता है कि किस प्रकार की समस्याएं क्यों आ रही हैं। यानी कि एक जो अध्यापक है वो एक डॉक्टर की तरह काम करता है। इसमें अध्यापक जब ये डायग्नोस्टिक टेस्ट करता है बच्चों का कि भाई किस क्यों करता है, कि जो पढ़ाई में जो समस्या है वो क्यों आ रही है, एक छात्र पढ़ाई से डरता क्यों है, वह एक विषय विशेष से, जैसे आजकल बच्चे कहते हैं ना कि सर मुझे मैथ्स वगैरह से डर लगता है या किसी अन्य सब्जेक्ट से डर लगता है, उसके कारण जानने का प्रयास करता है कि वो एक विशेष विषय के प्रति इतना डरता क्यों है, वह कक्षा में मन लगा के पढ़ता क्यों नहीं है, या ये कहें कि वह एक ही वर्ष में एक ही कक्षा में बार फेल हो रहा है। तो अध्यापक क्या करता है, पहले उसके कारण जानने की कोशिश करता है। इसके लिए वो क्या करता है, डायग्नोसिस टेस्ट अपनाता है अपने छात्रों पर। दूसरे शब्दों में हम कहें तो अध्यापक भी डॉक्टर की तरह छात्रों को किसी विषय की कमजोरी अथवा कमी या पिछड़नेपन का निदान करता है, यानी कि पहले क्या करता है कि वह उसके कारण जानने का प्रयास करता है, क्योंकि अगर हम किसी समस्या का बिना कारण के ही उसका समाधान सोचते हैं तो हम उस समस्या का हल पूर्ण रूप से नहीं कर सकते। हमें पहले उस समस्या का कारण जानना ही होगा कि भाई ये समस्या क्यों आ रही है। और यह आप अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र में आपको समस्या आती है, उसमें बिना कारण जाने आप उस समस्या का हल नहीं कर सकते। निदानात्मक परीक्षण करने के बाद अध्यापक क्या करता है, उसके उपाय सुझाता है, जिसे हम उपचारात्मक शिक्षण या रेमेडियल टीचिंग कहते हैं। ठीक है,
शिक्षक पहले क्या करता है, जो निदानात्मक परीक्षण के द्वारा छात्रों की कठिनाइयों की खोज करता है, उसके पश्चात उसकी व्यक्तिगत कठिनाई से मुक्त करने के लिए उसको उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग करता है, यानी कि बाद में रेमेडियल टीचिंग का प्रयोग करता है। देखिए, प्राचीन समय से जो हमारी शिक्षा प्रणाली चली आ रही है, जैसे अगर हम प्राचीन समय की बात कर रहे हैं, जैसे जैसे हमारी जो व्यवस्था थी शिक्षा व्यवस्था की, उसमें क्या था कि जो शिक्षण विधि अध्यापक और विषय प्रधान थी। ठीक है, अध्यापक छात्रों को विभिन्न विषयों का ज्ञान कराता था, छात्र उस ज्ञान को ग्रहण करते थे। ठीक है, यदि छात्र विषय को पढ़ने या याद करने में असमर्थ होते हैं तो उन्हें शिक्षक द्वारा दंड दिया जाता था। यानी कि शिक्षक का ये, मैं प्राचीन जो हमारी जो शिक्षा प्रणाली जैसे चलती आ रही है, भाई अध्यापक क्या करता था कि भाई उसको किसी विषय को समझाना, अगर वो छात्रों को नहीं समझ में आए तो अध्यापक के द्वारा क्या है, उन्हें पनिशमेंट दिया जाता था। ऐसा ही होता है ना। लेकिन अभी छात्रों को दंड देना ही एकमात्र दवा या चिकित्सित हम नहीं कह सकते, क्योंकि आज का जो प्राचीन जो हमारा जो अभी प्रेजेंट जो समय है, उसमें जो एजुकेशन का जो सिस्टम है वो दिन पे दिन बदलता जा रहा है। अब जो आधुनिक शिक्षण है, जो आज मॉडर्नाइजेशन शिक्षण है, वो बालक को प्राधान्य देता है, जहां को गलत माना जाता है कि भाई अगर कोई विषय किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है या कोई कठिनाई उसको आ रही है अधिगम में, तो उसका एकमात्र उपाय सिर्फ दंड देना नहीं है कि भाई दंड दे के उसको सिखाया जाए, या इसकी कोई गारंटी नहीं है कि भाई दंड देने पर भी बच्चा उस चीज को सीख जाएगा। जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है, नई नई विधियां आ रही हैं कि किसी प्रकार से जो छात्र हैं उनको क्या है कि जो विषय से संबंधित उनकी जो परेशानियां हैं उनको दूर किया जाए, यानी इस प्रकार से उनको शिक्षण किया जाए, उनको शिक्षित किया जाए कि भाई वो आसानी से अधिगम कर सकें, सीख सकें। मेन पर्पज इसी का यही होता है। और इसकी सफलता के लिए हमें क्या है, बालक का अध्ययन करना आवश्यक है। वही बात लौट के आती है कि पहले हम बालक की समस्या को जानते हैं, कि भाई उसका डायग्नोसिस टेस्ट करते हैं कि भाई समस्या कहाँ है, कि बच्चे क्यों प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं सीखने में या अधिगम में, क्यों इनको समस्याएं आ रही हैं। बालक के अध्ययन के अंदर ही उसकी रुचि, योग्यता, उसकी अभिवृद्धि का अध्ययन ही नहीं बल्कि उसकी समस्याओं एवं दोषों का अध्ययन भी डायग्नोसिस टेस्ट के द्वारा किया जाता है। और इसी कार्य को हम क्या कहते हैं, निदानात्मक परीक्षण कहते हैं। यानी कि हम एक प्रकार से पहले उसका टेस्ट करते हैं बच्चे का कि भाई इसकी जो समस्या है उसका कारण क्या है। अगर हम कहें कि भाई शिक्षा में पिछड़ने के कई कारण हो सकते हैं, उनको हम कई भागों में बांट सकते हैं, लेकिन शिक्षा में एक छात्र के पिछड़ने के मोस्टली दो कारण माने जा सकते हैं। एक उसके एक इंटरनल इश्यूज हो सकते हैं, एक एक्सटर्नल इश्यूज हो सकते हैं। जिसमें आंतरिक इश्यूज जैसे इंटरनल इश्यूज की हम बात करें तो वह बच्चे का शारीरिक स्वास्थ्य भी हो सकता है, कि भाई अगर बच्चे का शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो उसका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगेगा। यह कारण भी उसका पिछड़ने का कारण हो सकता है। या बच्चे को कम सुनाई देता हो, यह भी एक कारण है। बच्चा हकलाता हो, यह भी एक कारण है। बच्चे का दृष्टि दोष वगैरह हो या उसकी अस्वस्थता है, जिस प्रकार से हमने बात करी, यह कारण उसके इंटरनल हो सकते हैं पिछड़ने के पढ़ाई। ठीक है। और मानसिक रूप से बात करें तो उसमें बुद्धि की भी कमी हो सकती है। देखो, ऐसा होता है कि क्लास में हम जैसे प्राय देखते हैं कि कई वर्ग के छात्र होते हैं। कुछ बच्चों में अच्छी तीव्र बुद्धि वाले भी होते हैं, मध्यम बुद्धि वाले भी होते हैं, और थोड़ी सी बिल्कुल ही जैसे कह सकते हैं ना लो बुद्धि वाले होते हैं, बिल्कुल कम बुद्धि वाले बच्चे होते हैं। ठीक है, यह कारण भी उनके पिछड़ने का कारण बन सकता है।
एक उनके बच्चों की जो रुचि है कि वो शिक्षा के क्षेत्र, शिक्षण के क्षेत्र में उनकी कितनी रुचि है, यह कारण भी बनता है। बच्चों में जो उनका जो आजकल जो हमारी जो जनरेशन है बहुत जल्दी डिप्रेशन में आ जाती है, तनाव में आ जाती है, बहुत जल्दी गुस्सा करती है, हीन भावना आदि का शिकार वो बहुत जल्दी हो जाती है, यह भी कारण उनके पिछड़ने का कारण हो सकता है। तो अध्यापक को क्या करना है कि उनको इन कारणों को एक छात्र में जानना है कि भाई वो क्यों एक अधिगम के प्रति जो उनको समस्या आ रही है वो किस कारण आ रही है। अगर हम इसकी सेकंड पार्ट की बात करें, जो एक्सटर्नल इशू हो जो सकते हैं, जो बाह्य कारण हो सकते हैं, वो कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे इसमें एक्सटर्नल इश्यूज में आपकी फैमिलीज इश्यूज भी आ सकती हैं कि भाई जो बच्चे का जो माँ बाप का जो व्यवहार है वो किस प्रकार का है, वो अपने बच्चों की जो सुविधा है उनका ध्यान रखते हैं या नहीं रखते हैं, ठीक है। और बच्चों की जरूरतों का पूरा न होना। प्राय एक स्टडी में देखने में आया है कि जिन बच्चों को प्राय माँ बाप के द्वारा सभी सुविधाएं शिक्षा में प्रदान की जाती हैं वो प्राय बच्चे अच्छा कर जाते हैं शिक्षा में। यह प्राय सर्वे के लिए मिला है। और कुछ अन्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे उसके स्कूल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या स्कूल का जो एनवायरनमेंट है उससे प्रॉब्लम हो सकती है, या शिक्षकों का कोई डर आदि उसमें बैठ सकता है। तो इस प्रकार के इश्यूज भी एक अधिगम में कारण बनते हैं छात्रों में कि भाई वो इस प्रकार की समस्याओं का सामना करते हैं और वो लगातार पिछड़ते रहते हैं। और कुछ सामाजिक इश्यूज भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि एक बच्चे का परिवार का वातावरण कैसा है, या उसके आस पड़ोस के जो लोग हैं वो किस प्रकार से हैं, या उसकी जो फ्रेंड सर्कल है वो किस प्रकार का है। ये इन सब आदि कारणों का भी एक बच्चे के अधिगम में भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो इसमें डॉक्टर एल मुखर्जी कहते हैं कि जो भी कारण हो, यानी कि अब बात आती है कि भाई जो भी कारण हो, भाई हमने बात कर ली अधिगम में ये समस्याएं हैं कि इंटरनल भी इश्यूज भी हैं, एक्सटर्नल इश्यूज भी हैं, कुछ भी कारण हो सकते हैं। तो डॉक्टर एल मुखर्जी कहते हैं कि जो भी कारण हो शिक्षण की अधिगम प्रक्रिया में, जो भी कारण आ रहे हों, जो भी बाधाएं शिक्षण कार्य में आ रही हैं उनका तुरंत निदान करना बहुत ही आवश्यक है। यानी कि जो समस्याएं आ रही हैं उनको जल्द से जल्द समाप्त किया जाना चाहिए, क्योंकि जो निदानात्मक जो परीक्षण है उसका अपना महत्व है, क्योंकि इसके द्वारा यह जान लिया जाता है कि कहाँ कठिनाइयां आ रही हैं या उसे रोकने के लिए किस प्रकार के उपचार किया जा सकता है। यानी कि पहले हमने बच्चे का डायग्नोसिस टेस्ट किया, उसकी खोज की, उसकी मतलब टेस्ट किए कि भैया इसमें ये प्रॉब्लम्स हैं इस बच्चे में अधिगम के रिलेटेड। उसके बाद हम उपाय सोचते हैं कि भाई अब इसका उपाय कैसे किया जाना चाहिए, कि भाई हमने उसके कारण तो जान लिए, अब उसके उपाय कैसे हो सकते हैं वो हम रेमेडियल टीचिंग में पढ़ेंगे। क्योंकि बिना नैदानिक परीक्षण के उपचार संभव नहीं है। ये बात हमने पहले भी समझाई थी कि अब तक जब तक आपको समस्या का पूर्ण ज्ञान नहीं होगा तब तक आप उस समस्या का निदान नहीं कर सकते, यानी कि उसका उपचार नहीं कर सकते। इसलिए आपको कोई भी समस्या हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, किसी भी फील्ड में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, पहले हमें उस समस्या की गहराई तक जाना है। पहले उस गहराई तक जान के कि भाई इस समस्या की प्रॉब्लम ये है, तब उसका हम उपचार सोचते हैं। शिक्षण की सफलता के लिए भी हमें नैदानिक और उपचारात्मक जो शिक्षण है वो बहुत ही आवश्यक है। अब हम बात करें कि जो डायग्नोसिस टेस्ट है, जैसे कि डॉक्टर एक टेस्ट के द्वारा अपने पेशेंट का पता लगाता है, अध्यापक क्या करता है कि भाई वो किस प्रकार से अपने जो छात्र हैं उनकी जो समस्याएं हैं उनको वो किस प्रकार से जाने, माने किस प्रकार वो देखे कि जो उसके जो छात्र हैं जो भी हैं वो उनकी जो कठिनाई है उनको वो कैसे पता लगा। तो सबसे पहले जो इसमें आता है वो जैसे अध्यापक द्वारा क्या किया जा सकता है, ऑब्जर्वेशन यानी निरीक्षण किया जा सकता है।
इसमें क्या कर सकता है अध्यापक? वो छात्रों के व्यवहार पर नजर रखता है, उनका निरीक्षण करता है कि भाई वो किस प्रकार से कक्षा में बैठते हैं, किस प्रकार से उनका ध्यान कक्षा में शिक्षण के दौरान होता है या नहीं होता है, या वो शिक्षण के दौरान बातें करते रहते हैं, या फिर किसी को कोई इंटरनल इश्यूज हैं, जैसे कोई प्रॉब्लम है कि भाई किसी को कम दिखता है या कम सुनता है। और जैसे भी हमने इंटरनल इश्यूज की बात करी, तो पहले अध्यापक के द्वारा इन चीजों का पता लगाया जाता है निरीक्षण करके, यानी कि ऑब्जर्वेशन करता है वो छात्रों का। एक प्रकार तो ये है। दूसरा प्रकार है उनका साक्षात्कार, इंटरव्यू वगैरह के द्वारा उनकी समस्याओं का पता लगाना। इसमें अध्यापक छात्रों को उनकी जो कठिनाई है उनसे उनके स्पष्ट बात करता है कि भाई आपको किस प्रकार की समस्याएं शिक्षण के द्वारा, शिक्षण प्रक्रिया के दौरान आती हैं। वो उनसे पूछता है कि भाई आपको किस विषय से डर लगता है या क्यों लगता है, आदि इन चीजों पर वो उनसे क्या करता है, आमने सामने बैठकर एक इंटरव्यू की तरह साक्षात करता है। और छात्रों को इस प्रकार से प्रोत्साहित करता है कि वह उनको अपनी समस्याएं बिल्कुल खुल के बताएं। ठीक है, उनको प्रोत्साहित करता है कि वो अपनी समस्या है, जो भी उनकी प्रॉब्लम है, उनको ना छुपाएं। ठीक है। एक जो थर्ड प्रकार से जो अध्यापक उनका निरीक्षण कर सकता है, जैसे उसको बोलते हैं संचित अभिलेख, यानी जैसे हम कम्युनिकेटेड रिकॉर्ड्स बोलते हैं। छात्रों की इसमें अध्यापक क्या किया जाता है, जो छात्रों की दिन प्रतिदिन की जो क्रिया है या छमाही क्रिया है, वार्षिक क्रिया है, उनको क्या है एक प्रकार से उनको नोट करके वो रख सकता है, और उसके आधार पर वो क्या करता है, उनकी समस्याओं का हल करता है। वैसे आज अगर हम देखें तो छात्रों की कठिनाइयों को जानने के लिए कई प्रकार के स्टैंडर्ड जो डायग्नोसिस टेस्ट आजकल उपलब्ध हैं। बहुत से छात्र, आप में से रिसर्च जिसने आप में से कई बच्चों ने पढ़ा भी होगा उसके बारे में कि भाई कई प्रकार के जो टेस्ट हैं वो इस प्रकार के उपलब्ध हैं कि भाई बच्चे से वो फॉर्म भराया जाता है, तो उनमें पूछा जाता है कि उन्हें किस प्रकार की समस्याएं आती हैं। तो कई प्रकार के जो स्टैंडर्डाइज्ड जो डायग्नोसिस टेस्ट हैं वो आज उनके आधार पर अध्यापक उनका क्या है पता लगा लेता है कि भाई इन बच्चों की समस्याएं क्या हैं। और इसमें क्या करता है कि भाई जो छात्रों की जो अधिगम संबंधी जो कमजोरियां हैं वो करता है, हो जाता है। ठीक है। अब इन जो टेस्ट है, अगर इस अध्यापक द्वारा ये कक्षा में इनको यूज किया जाता है, तो इनके लिए उसको कुछ ध्यान रखना पड़ता है कि भाई वो किस प्रकार से इन टेस्टों को कक्षा में लागू करे, इन डायग्नोसिस टेस्टों को लागू करे कि भाई किस प्रकार से वो कक्षा में उनकी जो छात्रों की जो अधिगम समस्या है उनको जानने के लिए वो किस प्रकार से इनका यूज करे। ये एक अध्यापक को अच्छी तरह से पता होना चाहिए। जैसे कि भाई जो इनकी जो विषय वस्तु है उसको और अधिक सीमित करके भी अध्यापक पता लगाया जा सकता है। जैसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि भाई भाई किसी छात्र के प्रति यह हम कह सकते हैं कि भाई किसी विषय, जैसे किसी के सामाजिक विज्ञान विषय के छात्र को उसे सामाजिक विज्ञान से डर लगता है, उस विषय से उसके प्रति डर लगता है। अब अध्यापक का ये कर्तव्य कह सकते हैं कि वह यह पता लगाए कि उसे पूरे विषय से ही डर लगता है या सामाजिक विज्ञान में आने वाले जो अन्य विषय हैं जैसे भूगोल है या कोई अर्थशास्त्र वगैरह है उनसे डर लगता है। यानी कि वो अपने जो डायग्नोसिस टेस्ट है उसको और अधिक सीमित कर लिया कि भाई उसे पूरी गहराई तक जाना है कि भाई सिर्फ उसकी समस्या सामाजिक विज्ञान विषय से ही नहीं है या कोई और भी विषय है जो इसके अंदर पढ़ाया जाता है। तो इस प्रकार से क्या करता है कि वह उनका पता लगा लेता है। और एक जो नेक्स्ट है, जो उसका जो विषय वस्तु विश्लेषण है वो बहुत ही अच्छी प्रकार से होना चाहिए। ठीक है। तो ये बात हो गई हमारे निदानात्मक परीक्षण की, यानी कि अध्यापक द्वारा छात्रों की जो समस्या है उसको जान लिया गया। अब अध्यापक को छात्रों की जो समस्या है वो समझ में आ गई। अब उन समस्याओं का वो क्या करता है, उपचारात्मक उपाय उनको सुझाता है। वो किस प्रकार से होता है, जैसे निदानात्मक परीक्षण डायग्नोसिस टेस्ट की सहायता से जो भी कमजोरियां या कठिनाइयां
तथा समस्याएं उभरकर सामने आती हैं छात्रों की, उन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए वह उपचारात्मक उपाय द्वारा सोची जाती हैं, जिसे हम रेमेडियल टीचिंग कहते हैं। ठीक है कि वो विद्यार्थियों के निगम मार्ग में आने वाली जो कठिनाइयां हैं तथा समस्या हैं, वो जितनी भी जल्दी हो सके उनको दूर कर सके। ठीक है, यह आता है रेमेडियल टीचिंग में। उपचारात्मक शिक्षण में शिक्षक पूर्व में की गई त्रुटियां, यानी कि जो पूर्व में गलतियां हो गई हैं उनकी पुनरावृत्ति ना हो, यानी कि उसकी रिप्लेसमेंट ना हो, उनको भविष्य में होने से रोकता है, यानी कि वो आगे ना हो तो उनको क्या करता है, वो उपचारात्मक तरीके से उनको रोकने का प्रयास करता है। अब जो रेमेडियल टीचिंग है वो किस किस प्रकार से या किस किस विधियां से जो अध्यापक है वो कक्षा में लागू करता है, तो उसके भी कुछ प्रकार हैं। जैसे बच्चे की समस्या समझ में आ गई अध्यापक के द्वारा, तो वो क्या करता है कि वो उनको विशेष कक्षा शिक्षण, जिसे हम स्पेशल क्लास टीचिंग कहते हैं, जिसे हम आजकल स्कूलों में एक्स्ट्रा जैसे बोल देते हैं ना, एक्स्ट्रा टाइम देना बच्चों को, उस प्रकार का भी हम कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि इस प्रकार के उपचारात्मक व्यवस्था में कक्षा के वर्तमान स्वरूप और संरचना के आधार पर कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया जाता, यानी कि जैसे पहले पढ़ाया था, ठीक है, जैसे अध्यापक ने पहले कक्षा में पढ़ाया था उसी प्रकार से उसको दोबारा वो शिक्षण करता है। इसमें क्या करता है कि इस विधि में, यानी कि स्पेशल क्लास टीचिंग में, वो क्या करता है, जो वो ऑडियो विजुअल एक्स वगैरह हैं या कोई अन्य सहायक सामग्री हैं उनका वो यूज करता है ताकि और शिक्षण को और अधिक सुगम बना सके। ठीक है, यह हो गया हमारा विशेष कक्षा शिक्षण का, यानी कि यह एक पार्ट हो गया। दूसरा इसका जो पार्ट है वो है अधिगम ट्यूटोरियल शिक्षण, जिसे हम बोलते हैं ग्रुप ट्यूटोरियल टीचिंग। इसमें क्या करता है अध्यापक, उपचारात्मक शिक्षण में कक्षा में अध्यापक के द्वारा छात्रों को कुछ विशेष समूह ग्रुप में बांट दिया जाता है, यानी कि उनको छोटे छोटे ग्रुपों में बांट दिया जाता है कि भाई एक ग्रुप के जो बच्चे शामिल होते हैं कि उस ग्रुप में उन बच्चों की जो समस्या है वो लगभग समान होती है, यानी कि अध्यापक के द्वारा जो विषय उनको पढ़ाया गया है कि उनको कहाँ तक समझ में आया, एक वर्ग के बच्चे वो बन जाते हैं, उनसे ज्यादा उनको और कितने बच्चों को समझ में आया तो उनका ग्रुप अलग बन जाता है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि उनको अपनी समस्याओं के अकॉर्डिंग अध्यापक क्या करता है, उनको ग्रुप में बांट देता है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक समूह में, यानी जब वो ग्रुप में अध्यापक द्वारा बांट दी जाती हैं तो उसमें क्या होती है, जो सभी छात्र जो उस ग्रुप में होते हैं उनकी जो अधिगम कठिनाइयां हैं, कमजोरियां हैं और जो समस्या हैं वो लगभग एक समान होते ही हैं। ठीक है, हमने भी देखा होगा, आपने भी देखा होगा क्लास में कि जैसे हम जब आप 10th 12 में पढ़ते थे तो अध्यापक द्वारा क्या करता था कि भाई कोई जैसे कोई विषय किसी बच्चों को समझ में नहीं आया तो वो कहता था कि किन किन बच्चों को समझ में नहीं आया वो एक ग्रुप बना लें और वो एक साथ बैठे, उनको मैं दोबारा से टीचिंग कराता हूँ। तो इस प्रकार का हमने भी सीखा था और आपने भी सीखा होगा। तो यही एक ट्यूटोरियल समूह हम जैसे बोलते हैं ना, शिक्षण कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें प्रत्येक ट्यूटोरियल समूह का, यानी कि प्रत्येक समूह का एक ट्यूटर होता है। ठीक है, वह अध्यापक भी हो सकता है या जो उसमें से कोई एक तीव्र बुद्धि वाला जिसको वो विषय समझ में आ गया है वो कोई छात्र भी हो सकता है, यानी कि एक ग्रुप का एक लीडर एक टीचर भी हो सकता है या कोई छात्र भी हो सकता है। यहां अध्यापक क्या करता है कि जो प्रत्येक समूह के लिए जो उसने ग्रुप बनाए हैं उसको अलग अलग रूप में उसका समय का विभाजन कर लेता है कि यानी कि इतने समय में ये ग्रुप ये चीज को सिखाया जाएगा। कहने का अर्थ है कि अगर किसी प्रकार की व्यवस्था अपनाई जाए, इसका मूल उद्देश्य यही रहता है कि जो बच्चा जहां तक नहीं समझ पाया है उसको और अधिक सिखाया जाए, यानी कि उसको समझाया जाए। ठीक है, यह हो गया इसका ग्रुप ट्यूटोरियल टीचिंग, यानी कि यह रेमेडियल टीचिंग का सेकंड पार्ट माना जाता है। ठीक है,
अब इसके तीसरे पार्ट की बात करें, वो होता है आपका इंडिविजुअल ट्यूटोरियल टीचिंग, यानी कि व्यक्तिगत ट्यूटोरियल शिक्षण। इसमें क्या होता है, इसमें अध्यापक क्या करता है कि जो प्रत्येक विद्यार्थियों को, जिन विद्यार्थियों को विषय समझ में नहीं आया है, जो विषय वस्तु समझ में नहीं आ रहा है आई है, उनको क्या करता है, उनको इंडिविजुअल तरीके से, यानी कि उनको एक एक करके उनका क्या करता है, उनके शिक्षण में उनकी सहायता करता है। जैसे किसी प्रकार से उनको मार्गदर्शन करना, उन्हें कोचिंग प्रदान करना, इस प्रकार की व्यवस्था इस प्रकार के रेमेडियल टीचिंग में आती है। यानी कि जो इंडिविजुअल ट्यूटर जो टीचिंग है उसमें इस प्रकार की शिक्षण होता है। यहाँ सभी छात्र अपनी अपनी अधिगम गति, देखिए जैसे हमने पहले भी बात करी कि कक्षा में हर वर्ग के छात्र होते हैं, कुछ धीमी गति से सीखते हैं, कुछ मध्यम गति से सीखते हैं, और कुछ बच्चे बहुत ही तीव्र गति से सीख जाते हैं, ठीक है। तो लेकिन अध्यापक की नजरों में सभी छात्र बराबर होते हैं। उसको क्या है कि जो मध्यम गति से और जो बिल्कुल ही धीमे गति से सीखता है, उसका कर्तव्य है कि वो जो विषय वस्तु उसने जो सिखाई है वो भी उनको समझ में आ जाए, ठीक है। तो वो उनको क्या करता है, जो रेमेडियल टीचिंग के इस पार्ट के थ्रू क्या है कि उनकी समस्याओं को हल करता है, यानी कि उनको शिक्षण कार्य करता है। इसका जो चौथा पार्ट आता है, यानी कि इसका जो फोर्थ जो पार्ट है वो है इसका सुपरवाइज्ड ट्यूटोरियल टीचिंग, पर्यवेक्षित ट्यूटोरियल शिक्षण। इसमें क्या होता है, इसमें छात्रों को क्या किया जाता है, अध्यापक के द्वारा असाइनमेंट या कार्य दिया जाता है, ठीक है। छात्रों को कार्य देने पर अध्यापक उनको क्या करता है कि उनको निर्देश देता है कि भाई वो अपने असाइनमेंट को पूरा करें। छात्र अपने कार्य में लीन होते हैं। समय समय पर क्या होता है, शिक्षक द्वारा छात्रों के द्वारा किए जा रहे कार्यों का क्या किया जाता है, निरीक्षण किया जाता है, यानी कि सुपरविजन किया जाता है। इसमें छात्रों को विशिष्ट अध्यापक या अतिरिक्त शिक्षक नियुक्त करके सहायता प्रदान की जाती है। यानी कि जैसे शिक्षक ने क्या किया, उनको असाइनमेंट दे दिया छात्रों को, भाई ये आपको करना है, कक्षा जैसे भी उसको उचित लगे, कक्षा के समय के अंदर करना है या घर जाके करना है, उनको फिर उनके जो कार्य वो अध्यापक छात्र कर रहे हैं उन सुपरविजन क्या है, अध्यापक के द्वारा किया जाता है। और जहां बच्चे गलती की करते हैं अपने असाइनमेंट या उस कार्य में, उसमें अध्यापक के द्वारा क्या किया जाता है, उनको दूर किया जाता है, ठीक है। ये हो गया इसका फोर्थ पार्ट, जिसको हम बोलते हैं सुपरवाइज्ड ट्यूटोरियल टीचिंग। इसका जो नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है वो है स्व अनुदेशित टीचिंग। इसमें क्या होता है, इसमें जो छात्र होते हैं स्व अनुदेशन द्वारा अपनी कमजोरियों और कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास करते हैं। यानी कि इसमें जो शिक्षक का रोल होता है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है। इसमें जो छात्र होते हैं वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं कि वो अपने, जैसे कहते हैं कि अध्यापक कह देता है कि भाई तुम अपने स्व अनुदेशन से पढ़ो। इसमें अध्यापक उनको क्या करता है कि जो उनकी जो शिक्षण सामग्री है, जो सीखने के लिए उनको जो चीजें चाहिए वो चीजें शिक्षक के द्वारा उनको प्रोवाइड की जाती हैं। जैसे आप कंप्यूटर लगा लीजिए या इंटरनेट लगा लीजिए, कुछ भी, कि भाई छात्र क्या है कि कैसे भी करें, स्व अनुदेशन से अपनी समस्या का हल खुद करें, ठीक है। इसमें इस मेथड में क्या होता है कि जो छात्रों को अध्यापक के द्वारा स्पष्ट रूप से मार्गदर्शन प्राप्त नहीं होता, यानी कि उनको सिर्फ ये बताया जाता है कि भाई आप इसकी सहायता से अपनी समस्या का हल कर सकते हैं, ठीक है। और उन्हें केवल विषय से संबंधित जो स्व अनुदेशन है, उन्हें सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। जैसे हमने बात करी कि जो भी विषय उनको चाहिए, जो भी चीजें उनको चाहिए अपने टॉपिक विषय संबंधित से रिलेटेड, जो समझने के लिए जो उन्हें चीजें चाहिए वो उनको उपलब्ध कराई जाती है, ठीक है। इसका जो लास्ट जो सिक्स पार्ट है वो होता है अनौपचारिक शिक्षण, यानी इनफॉर्मल टीचिंग। देखिए एक अध्यापक के लिए क्या होता है, वह चाहता है कि वह छात्र हैं, जो छात्र हैं उनकी जो समस्या है वो बहुत जल्दी दूर हो जाए, इसके लिए अध्यापक बहुत प्रयास करता है, ठीक है। अब
इनफॉर्मल टीचिंग में क्या होता है कि जो विषय विशेष संबंधी अनौपचारिक शिक्षण होता है, जो गतिविधियां होती हैं, उनके साथ क्या होता है, अध्यापक जो विषय वस्तु है उसके साथ जोड़ दिया जाता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि अगर कोई विषय वस्तु बच्चों को शिक्षण के दौरान समझ में नहीं आ रही है, तो उनको क्या है कि उनको दूसरी तरह से प्रैक्टिकल रूप से अध्यापक के द्वारा समझाया जाता है। जैसे कुछ चीजें हम देखते हैं सोशल स्टडी में कि भाई बच्चों को जो विषय संबंधित नहीं समझ में आती हैं, तो अध्यापक क्या करता है, उनको एजुकेशनल टूर पे ले जाता है समझाने के लिए। जैसे भी बच्चों को समझ में नहीं आ पा रहा है कि जो हमारे जो प्राचीन सभ्यता है कहाँ कहाँ थी, किस प्रकार का उनका मतलब जीवन था, किस प्रकार वो अपना जीवन यापन करते थे, अगर ये बच्चों को समझ में नहीं आती थी, तो जो सभ्यता की खोज, जैसे जहां पर भी इनकी खोज की गई है, तो वहां पर अध्यापक उन बच्चों को ले जाकर क्या कर सकता है, उनको प्रैक्टिकल रूप से उनको दिखाकर, यानी कि उनको प्रत्यक्ष रूप से दिखाकर उन चीजों को वो इनफॉर्मल रूप से समझा सकता है, सिखा सकता है कि देखो भाई प्राचीन समय में इस प्रकार के उनका जीवन यापन करते थे, जो पहले जो हमारे जो आदि मानव वगैरह थे वो किस प्रकार गुफाओं में रहते थे। इस प्रकार क्या है कि एक अध्यापक उनको जहां ले गया, उनको कोई छात्रों को दिखाने के लिए एक प्रकार से इनफॉर्मल तरीके से उनको शिक्षण कार्य किया। ठीक है, तो ये पार्ट हो गया इसका 6th। अतः हम कह सकते हैं कि सबसे पहले हम जो जो छात्रों की जो समस्या है, जो उनको हम क्या करते हैं, डायग्नोसिस टेस्ट करते हैं, यानी कि उनका निदानात्मक परीक्षण करते हैं। फिर उसका हम समस्या का कारण जानने के बाद फिर उसको हम क्या करते हैं, उपचारात्मक शिक्षण, यानी कि हम उसका उपचार सुझाते हैं बच्चों को, यानी जैसे हम क्या बोलते हैं, रेमेडाइल टीचिंग कहते हैं। इससे हमें छात्रों की जो अधिगम संबंधी जो कठिनाई है का उसका निदान परीक्षण करके हम क्या है, उनका उपाय उन छात्रों को सुझा सकते हैं कि भाई आपकी कठिनाइयां इस प्रकार से और उनको इस प्रकार से हल कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अंत में हम कह सकते हैं कि भाई जैसे एक डॉक्टर के लिए उसके पेशेंट का जब पहले रोगों का जो कारण जानने का बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, उसी प्रकार एक अध्यापक के लिए जो स्टूडेंट्स होते हैं पहले उनकी जो समस्याएं हैं, अधिगम संबंधी समस्याएं हैं, उनका कारण जाना जाता है। उसके बाद फिर उसका क्या है, उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। ठीक है, तो आज स्टूडेंट आज का टॉपिक हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो कोई बच्चा अगर कोई पूछना चाहता है रिलेटेड, कोई भी क्वेरी वगैरह है तो वो पूछ सकते हैं। सर 6th से ऊपर क्या बोला, अनौपचारिक शिक्षण के ऊपर वाला आपने हेडिंग कौन सा बोला?